हाय गाइस, वेलकम बैक। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है। अगले 10 सेकंड में हम उसको रीकैप करेंगे और उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। फाइनेंस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम सेवर्स टू स्पेंडर्स। दुनिया में कुछ सेवर्स होते हैं, दुनिया में कुछ स्पेंडर्स होते हैं। पैसे की मूवमेंट सेवर से स्पेंडर पे जब जाती है, ये किसी चैनल के थ्रू जाती है। इस चैनल को फाइनेंस कहते हैं। क्या फाइनेंस इंपॉर्टेंट है? आप म्यूजिशियन बनिए, आप सिंगर बनिए, आप डांसर बनिए, आप टीचर बनिए, या फिर आप कोई बिजनेस कीजिए, आप कुछ मर्जी कीजिए। देयर इज वन स्किल दैट यू विल ऑलवेज हैव टू लर्न एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। आपको कभी ना कभी अपने फाइनेंसेस का चार्ज लेना पड़ेगा। अगर आप ये खुद से नहीं लेंगे तो किसी को पे करके आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर बेसिक फाइनेंस भी अगर आपको आता होगा तो वो बेसिक फाइनेंस के थ्रू भी आप अपने फाइनेंसेस को, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप अपने फाइनेंसेस को आराम से मैनेज कर पाएंगे। इसका मतलब फाइनेंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, फाइनेंस इज अ स्किल। और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक फाइनेंस तो सभी को आनी चाहिए, सो दैट सभी लोग अपनी और अपनी फैमिली के फाइनेंसेस को सही से मैनेज कर पाए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, एटलीस्ट हम लाइफ में कुछ फाइनेंशियल ब्लंडर्स ना करें, हम कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो फाइनेंशियली वायबल नहीं है या जो फाइनेंशियली बहुत ही खराब डिसीजन साबित हो सकता है। ऐसे काम ना करें। इसी के लिए हमें बेसिक फाइनेंस पढ़ लेना चाहिए। नाउ फाइनेंस में हमने डिस्कस किया था, सेवर्स होते हैं, स्पेंडर्स होते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वी हैव इंडिविजुअल्स, वी हैव हाउस होल्ड्स, वी हैव कंपनीज, वी हैव इकोनॉमीज। ये सभी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ लोगों को देते हैं। और ये पैसे का ट्रांसफर दो तरीके से होता है। पहला फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट में हमने स्टडी किया था, देयर आर मेनी फाइनेंशियल मार्केट्स, देयर आर मेनी classes, there are many asset classes in the financial market. For example, commodities, हम पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पैसे से आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स परचेज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और उसमें मैंने एक चीज मेंशन करी थी, स्टॉक्स। हम सभी लोग स्टॉक में पैसा लगाकर भी, हम सभी लोग शेयर्स परचेज करके भी अपने पैसे को ग्रो करवा सकते हैं। ये टर्म हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो सकता है आपने ये टर्म पहले से सुन रखी हो, लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर मैं इस टर्म को बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली में शेयर्स होते क्या हैं, क्यों इशू किए जाते हैं, क्यों कोई परचेस करता है, और क्या हम इसको परचेस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे इसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। सो सबसे पहले शेयर्स होते क्या है? Stocks are issued by the companies in order to raise capital and are bought by investors in order to acquire a portion of a company. इस बात को बहुत ही डीपली समझते हैं। सबसे पहली चीज, जिस तरीके से ह्यूमंस सेल से बने हुए होते हैं, उसी तरीके से कंपनी शेयर से मिलकर बनती है। शेयर्स होते क्या है? इट इज द पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी। किसी भी कंपनी में एक छोटी हिस्सेदारी को हम शेयर्स कहते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की, ये पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे एक आइडिया से। आज फॉर एग्जांपल राहुल के पास एक थॉट है, राहुल के पास एक आइडिया है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली एनसीआर में, जिस तरीके से मुंबई में देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड डब्बे वाला, जो टाइमली डिलीवरी करते हैं लंच बॉक्सेस की अलग अलग जगहों पर मुंबई के एरियाज के अंदर, ठीक उस तरीके से आपको लगता है सिमिलर, सेम या थोड़ा सा डिफरेंट, आपके पास भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। ये आइडिया लेकर आप गए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास और वहां पर आपने उनको बोला कि मैं एक कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। ये 1 लाख रुपीज आपने दिए किसको? आरओसी को नहीं, ये 1 लाख रुपीज आपने दिए अपनी कंपनी को। सो हम 1 लाख रुपए हमने कंपनी को दिए। ये कंपनी ने उसके छोटे छोटे हिस्से करके सेल की फॉर्म में एक बॉडी तैयार कर ली। ये छोटे छोटे जो शेयर्स थे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको दिए 10,000 शेयर्स, बदले में आपने उनको दिए थे 1 लाख रुपए। उस 1 लाख के उसने 10,000 शेयर्स कर दिए। उस एक शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपीज और आप ये शेयर लेकर अपने घर पे आ गए। आपके पास क्या है? आपके पास है पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी। ये एक शेयर आपने किसी और को दिया तो आपने इस कंपनी का 1/10,000वां हिस्सा किसी को दे दिया। या अगर आपने किसी को 1000 शेयर दिए तो आपने इस कंपनी की 10% हिस्सेदारी किसी को दे दी, बेच दी, गिफ्ट कर दी, कुछ भी कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी आपके पास आ गई कंपनी की हिस्सेदारी। ये कंपनी की हिस्सेदारी जो है ये होती है शेयर्स। सो व्हाट आर शेयर्स? शेयर इज अ पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी। क्या मैं ये शेयर बाय कर सकता हूं? अगर हां तो कहां पर? हम शेयर्स क्यों बाय करते हैं? अगर कोई रीजन है तो सोचिए। आज के इस सेशन में हम यही दोनों बड़े क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। पहला,
हम लोग एज अ इन्वेस्टर शेयर्स बाय क्यों करते हैं? दूसरा, ये शेयर्स अगर होते हैं तो कहां? अगर किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो मुझे कैसे पता लगेगा? और क्या मैं उसको परचेस कर सकता हूं? और परचेस करने का बेनिफिट भी क्या होगा? सो ब्रॉडली आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट्स। तो पहले क्वेश्चन का हमने आंसर किया, स्टॉक होता क्या है? शेयर्स आर द पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी, ये हमने बताया। अगला क्वेश्चन, ये शेयर्स मिलते कहां पर हैं? तो ये शेयर हमें मिलते हैं एक ऐसी जगह पे जिसका नाम होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बहुत ही पुराना टर्म है, ये आज का टर्म नहीं है, कई 100 साल से ये शेयर मार्केट चलती आ रही है। लेकिन आज जो टर्म ज्यादा प्रिवेलेंट है, इट इज स्टॉक मार्केट और इट इज बेटर कॉल्ड इक्विटी मार्केट। एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, शेयर्स, इक्विटी एंड स्टॉक्स थोड़े से माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली दे ऑल आर सेम। अब यहां पर ये शेयर्स या ये स्टॉक मार्केट होती क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है, ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरह परजेस्ट करती है। लेकिन हां, अगर आपने कुछ वेब सीरीज देखी होंगी जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि लोग चिल्ला चिल्ला के शेयर्स परचेस कर रहे होते थे, वहां पर फिजिकल मार्केट एग्जिस्ट किया करती थी। तो बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट हुआ करती थी, या यूएस में द वॉल स्ट्रीट हुआ करती है, जहां पर आपके स्टॉक एक्सचेंजेस खड़े हो गए। तो ये एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप जाके शेयर्स बाय और सेल करते हैं। अब ये एक्सचेंज होता क्या है? एक्सचेंज टुडे, अगर हम आज की डेफिनेशन की बात करें कि कौन सी डेफिनेशन फिट बैठती है, एन एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। आपने लास्ट लेक्चर की चीज अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ही, बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स थे, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज क्रिप्टोज भी ट्रेड होते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बायर जाएगा, सेलर जाएगा, इसको ऐसे समझिए आपके घर के आसपास वाली सब्जी मंडी। यहां पर आप गए, आप बायर हो, यहां पर किसान आया, यहां पर एक होलसेलर आया, यहां पर एक रिटेलर आया, वो वहां पर सेलर है। एक्सचेंज का काम है, मंडी का काम है आप दोनों लोगों को मिलाना। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप फिजिकली नहीं मिलते आज, और आपको पता भी नहीं होता कि सामने वाली पार्टी कौन है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, इसे कहते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर करेंसी ट्रेड होती है, यूएसडी आईएनआर, यूरो की वैल्यू अगेंस्ट यूएसडी, जेपीवाई की वैल्यू, जापानीज येन की वैल्यू अगेंस्ट आईएनआर, जहां पर ये करेंसी ट्रेड होती हैं, इसे हमने बोल दिया करेंसी एक्सचेंज या फिर फॉरेक्स एक्सचेंज। जहां पर बॉन्ड ट्रेड होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, उसे हमने बोल दिया। अगर आपको ये टर्म अभी तक समझ में नहीं आती है, इट इज परफेक्टली फाइन, हम इसको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर कहीं पे बॉन्ड ट्रेड होता है, इसे हमने बोल दिया बॉन्ड एक्सचेंज। और फाइनली कमिंग टू जिस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर शेयर्स ट्रेड होते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कंपनी की इश्यू की हुई सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, इट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज, तकरीबन 150 साल पुराना एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड देयर आर सम अदर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर स्टॉक्स, जहां पर सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। आइए हम इसको लाइव मार्केट में चल के देखते हैं। सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स, लेट अस टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट हियर। स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट, जनरली स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट बोला जाता है। एन एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, एन एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। अगर कमोडिटी ट्रेड होती है तो कमोडिटी एक्सचेंज कहलाएगा, करेंसी ट्रेड होती है तो करेंसी एक्सचेंज कहलाएगा, बॉन्ड ट्रेड होते हैं या एफडीज, एफडी आप बैंक के पास जाके करते हैं, बट एफडी जैसी ही एक सिक्योरिटी होती है जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं, उसे हम कहते हैं बॉन्ड एक्सचेंज। और ऐसे ही एक होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो आइए देखते हैं यहां पर एग्जांपल सारे टाइप के एक्सचेंजेस के। सबसे पहले हम देखते हैं कमोडिटीज क्या होती हैं। इंडिया में कमोडिटी के सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। आइए देखते हैं कौन कौन सी कमोडिटीज वहां पर ट्रेड होती हैं, और आप भी अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे, पीसी पे, जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं,
आप मेरे साथ साथ इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं होता कि ये चीज भी एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकती है क्या, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप नोटिस करेंगे कि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो जीरा खाते हैं, ऑफकोर्स एग्जैक्टली वो वाला जीरा नहीं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल या किस तरीके से वो प्रोड्यूस होता है, वो प्रोडक्ट जीरा, जो रॉ जीरा होता है, वो भी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, निकल होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, नेचुरल गैस होती है, क्रूड ऑयल होता है, मेंथा ऑयल होता है, आपके मेंथा का जो ऑयल होता है जिससे आपको क्लोरोमिंट में एक अच्छा फ्लेवर आता है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। पहले हम देखते हैं कमोडिटी मार्केट के बड़े एक्सचेंजेस mcxindia.com और ncdex.com, और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं। तो मैंने यहां पर टाइप किया mcxindia.com और यहां पर मैं प्रोडक्ट्स में गया और आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं गोल्ड ट्रेड हो रहा है। गोल्ड का मिनी वर्जन भी ट्रेड हो रहा है। गोल्ड 1 किलोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, गोल्ड मिनी 100 ग्राम का होता है। इतनी डिटेल में आज हम जाके यहां पर स्टडी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स एज यू कैन सी यहां पर ट्रेड हो रहे हैं। तो आपको बुलियन ट्रेड होता दिख रहा है। बुलियन मतलब प्रीशियस मेटल्स ट्रेड हो रहे हैं, बेस मेटल्स ट्रेड हो रहे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, जिंक, काफी सारे प्रोडक्ट्स जो आपके ट्रेड हो रहे हैं। स्टील यहां पर ट्रेड हो रहा है। एनर्जी में आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये दो चीजें ट्रेड हो रही हैं। और एग्रीकल्चर के भी कुछ प्रोडक्ट्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। सीपीओ, क्रूड पाम ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, मेंथा ऑयल हो गया, एज डिस्कस, ये सारी चीजें आपकी एमसीएक्स पे ट्रेड हो रही हैं। यही अगर हम ncdex.com पे चलें तो यहां पर हम प्रोडक्ट्स में जाकर देखेंगे ncdex इज प्राइमरीली अबाउट द एग्रीकल्चर कमोडिटीज। इंडिया में ncdex एग्रीकल्चर कमोडिटीज का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, एग्रीकल्चर में इंडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल मार्केट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का या तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, या बहुत बड़ा कंज्यूमर है, या इन दोनों का मिक्सचर है। प्लस इसके साथ साथ वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर या बहुत बड़ा इंपोर्टर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ग्लोबल मार्केट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंडिया का काफी बड़ा एक नाम है। यहीं पर अगर हम कमोडिटी से हटके अगर हम करेंसी पे चलें तो यहां पर हम चलते हैं NSEindia.com पे। NSEindia.com पे अगर हम यहां पर मार्केट डेटा पे क्लिक करें और यहां पर अभी हम चलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो यहां पर अगर हम कमोडिटीज में चलेंगे तो हमें सिमिलर कमोडिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम करेंसी की यहां पर बात करें तो एज यू कैन सी USD विच इज द करेंसी ऑफ US, यूरो विच इज द करेंसी ऑफ एंटायर यूरोजोन, पाउंड, जापानीज येन, ये सारे प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको यहां पर दिख नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी, उसमें पार्टिसिपेशन कम रहता है। तो वो ट्रेड यहां पर NSE के प्लेटफॉर्म पे हो रहे होते हैं और सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको BSE के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे। और यहीं अगर हम NSE पे एक और प्रोडक्ट देखें, जो हम यहां पर बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, सो ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इंडिया में अभी तक ये बहुत ही बिगिनिंग फेज में भी ट्रेड हो रहा है। तो हमारे एक गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन साहब, उनके टाइम पे ये इस प्रोडक्ट ने थोड़ी सी पेस पकड़ी थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो प्रोडक्ट में फिलहाल वॉल्यूम नहीं है। बट आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आज नहीं तो 5, 6, 10 साल के बाद ये प्रोडक्ट इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है। क्योंकि उसका एक रीजन है, मेरा ऐसा मानना क्यों है, उसका रीजन है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में, या अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं, वहां पर ये प्रोडक्ट की लिक्विडिटी वन ऑफ द हाईएस्ट रहती है। इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में भी, जब इंडिया ग्रो करेगा और ज्यादा डेवलप होगा, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स और ज्यादा डेवलप होंगी, और हमारा पार्टिसिपेशन, जो आप हैं, मैं हूं, हम ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, तो इस प्रोडक्ट में लिक्विडिटी ज्यादा आएगी। इस प्रोडक्ट को देखते कैसे, जैसे 718GS2033, ये इसका नाम है। GS स्टैंड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी आएगी 2033 में, 2033 में। तो इसको आप ऐसे समझिए, ये एक FD है जो आपको 1 साल का 7 रुपए 18 पैसे का इंटरेस्ट दे रही है, कूपन रेगुलर पेमेंट दे रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 2033 तक देगी। और ये प्रोडक्ट 10 साल के बाद 2033 में आपको 100 रुपए भी देगा। ये प्रोडक्ट आज आप परचेस कर सकते हो 100 रुपए 43 पैसे में, 100 रुपीज 43 पैसे में। और आपको 10 साल तक हर साल आपको 7 रुपए 18 पैसे मिलेंगे, और आपके 100 रुपए आपको 10 साल के बाद वापस में मिल जाएंगे। एनीवेज, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे बाद में। अभी के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन। और अब हम आते हैं अपने फाइनल फेज पे, जहां पर वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स। स्टॉक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंजेस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दोनों एक्सचेंज मुंबई में लोकेटेड है। सो आपने जरूर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी होगी, दलाल स्ट्रीट उस जगह का नाम है, जहां पर आप जिसकी फोटोग्राफ आप बार बार देखते हैं। तो इंडिया के लिए प्राइड की चीज है ये, वन ऑफ द और रादर दी ओल्डेस्ट एक्सचेंज इन द एंटायर एशिया, ऑफ कोर्स इन इंडिया ऑल्सो। तो तकरीबन 150 ईयर्स ओल्ड एक्सचेंज है और यहां पर एनएससी के पास भी क्रेडेंशियल्स कम नहीं है। दुनिया में आई थिंक लगातार तीसरे या चौथे साल इट हैज बैग्ड एन अवार्ड ऑफ और वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स। दुनिया भर में तीसरे या चौथे नंबर पे ये एक्सचेंज रहता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ जितना वॉल्यूम इस एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं यहां पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा, आई मीन इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, बट उसके ना होते हुए भी इस एक्सचेंज के वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। रीजन उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आपने नोटिस किया होगा कोविड के बाद से 2020 के बाद से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। आज से 10 साल पहले अगर हम बोलते म्यूचुअल फंड्स, तो सामने एक स्टेटमेंट आती थी, आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आज अगर मैं बोलता हूं म्यूचुअल फंड्स, तो सामने जवाब आता है सही है। तो ये जो ग्रोथ हुई है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लोगों का पार्टिसिपेशन भी तो बड़ा होगा। ये पैसा भी तो इक्विटी मार्केट में जाता है और वो इन्हीं एक्सचेंजेस के थ्रू ही जाता है। तो एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे हमारी कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है। और आप देखिए जिस तरीके से आज हम यहां पर फाइनेंस पढ़ रहे हैं, मुझे याद है आज से तकरीबन 16-17 साल पहले जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, जब मैंने फाइनेंशियल मार्केट समझने की कोशिश करी थी, तो ऐसे कोर्सेज कहीं पे अवेलेबल नहीं होते थे। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं। मैं तो मेट्रोपॉलिटन में रहते हुए भी मेरे पास फिजिकल जगह भी अवेलेबल नहीं थी जहां पर मैं ये सारी चीजें जाके आसानी से सीख पाऊं, रादर बुक्स भी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। एनीवेज, हम टॉपिक में यहां पर अगर आए तो यहां पर हम स्टॉक्स को सर्च करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ कितनी उसकी इक्विटी की नेटवर्थ है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां पर हम इसको टाइप करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज ट्रेडिंग एट 2963.60। ये आज 33 रुपीज कंपेयर टू प्रीवियस क्लोज, ये आज 33 रुपीज ऊपर है, विच इज 1.14% हायर कंपेयर टू यस्टरडेज क्लोज। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आज में इस कंपनी के तकरीबन 35,58,944 35,58,944 शेयर्स इसके ट्रेड हुए हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 1047 करोड़ रुपीस के शेयर्स सिर्फ अकेले रिलायंस के आज ट्रेड हुए हैं। यहीं अगर हम एक और कंपनी की बात करें जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर हम इसकी बात करें तो तकरीबन 13,91,000 शेयर्स इसके भी ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 550 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम अकेला इसका भी है। लेट मी टेल यू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे देयर आर मोर देन 2000 कंपनीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देयर आर मोर देन 7000 कंपनीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। अब सोचिए इन पूरे एक्सचेंजेस पे, दोनों एक्सचेंजेस को मिला के कितना बड़ा वॉल्यूम एक दिन में ट्रेड होता है। कई लाखों करोड़ का वॉल्यूम एक दिन में ट्रेड हो रहा है। हमने इस पूरे लेक्चर में 3 क्वेश्चंस के आंसर करने थे। पहला, स्टॉक्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया। स्टॉक इज द शेयर, इज द पार्ट ओनरशिप इन द कंपनी। दूसरा क्वेश्चन हमने आंसर किया कि ये शेयर्स हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कहां ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंजेस के थ्रू। इनके आगे कुछ ब्रोकर्स होते हैं, वो हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यही जो एक्सचेंजेस हैं, यही आपके स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के एनेबलर्स हैं। इन्हीं की मदद से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनका मेन काम है बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाना। और तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है वो ये है कि एक शेयर होल्डर शेयर परचेस क्यों करे, क्या बेनिफिट है उसको शेयर परचेस करने का। आप और मैं शेयर्स क्यों परचेस करेंगे। यू हैव गॉट 10 सेकेंड्स विद यू। आप सोचिए, अगर आपको शेयर परचेस करने का मौका मिले तो क्यों करेंगे, क्या आपके कारण हो सकते हैं। आई विल गिव यू 3 रीजंस कि कोई इंसान शेयर क्यों परचेस करता है। शेयर परचेस करने के एक शेयर होल्डर के पास, एक इन्वेस्टर के पास प्राइमरीली 3 कारण होते हैं। पहला, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। आपको याद होगा, हम यहां पर किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं और इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे मॉड्यूल में अगर मैं किसी भी कंपनी के बारे में बात करता हूं और मैं उसके बारे में बाय या सेल कोई वर्ड यूज करता हूं,
Friends, it should never be taken as a research recommendation. It should never be taken as an investment advice to buy or sell something. It is only for educational purposes. For example, आज हम यहां पर अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का शेयर इज करंटली ट्रेडिंग एट इट्स हाईएस्ट लेवल एवर, और यहां पर हम इसका हिस्टोरिकल डेटा अगर देखें तो आप यहां पर नोटिस कीजिए कि रिलायंस ने आज ही अपना हाईएस्ट लेवल हिट किया है। और आप नोटिस कीजिए आज का एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो हम आने वाले सेशन में सारी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, आज इसका प्राइस है 2926। आप ये नोटिस कीजिए आज तक रिलायंस ने इतना लेवल हिट नहीं किया था। रादर आज से कुछ दिनों पहले ये स्टॉक सिर्फ 2600 कुछ रुपए का चल रहा था, जो आज बढ़ के 2900 कुछ का हो चुका है। तो रिलायंस पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, और रादर मुझे याद है 2009 में ये स्टॉक तकरीबन 400, 450, 500 रुपए का हुआ करता था, और आज ये शेयर आपको 2900 रुपए का मिल रहा है, 2900 समथिंग का मिल रहा है। तो ये शेयर तकरीबन 4 से 5 गुना या 6 गुना बड़ा है। आपको 300%, 400%, 500 या 600% रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। आपके पैसे की ग्रोथ हुई है। अगर आपने उस समय इस शेयर में पैसा लगाया होता तो आज वो पैसा बढ़ चुका है। हां, कुछ शेयर के प्राइसेस गिरते भी हैं, सभी शेयर के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ते नहीं हैं, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च पे मैं सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा आपके साथ। कितने टाइप की रिसर्च होती है, किस तरीके से आप घर बैठे ओवर द वीकेंड रिसर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में जाने पर स्टडी करेंगे। लेकिन पहला रीजन शेयर परचेज करने का कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा रीजन शेयर परचेज करने का क्या हो सकता है? इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बार रेगुलर डिविडेंड दिया होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की। रिमेंबर, हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जहां पर आपने कंपनी को 1 लाख रुपए दिए और कंपनी ने बदले में आपको 10,000 शेयर दिए। अभी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उस पर आपका भी राइट है, क्योंकि आप भी एक शेयर होल्डर है एमंग्स्ट मेनी शेयर होल्डर्स। कंपनी आपको रेगुलरली पैसा दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है? रेगुलर मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। सो पहला रीजन कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा रीजन डिविडेंड्स, और तीसरा, ऐसे सोचिए, श्री रतन टाटा जी और मार्क जकरबर्ग। आपको लगता है कि ये सभी लोग किसी कंपनी में या अपनी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं क्योंकि उनको शेयर प्राइस बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता होगा, बट क्या ये प्राइमरी कारण है? क्या उनको रेगुलर डिविडेंड चाहिए? क्या उनको रेगुलर इनकम चाहिए? आई डोंट थिंक सो। ये रिक्वायरमेंट हम रिटेल पार्टिसिपेंट्स की हो सकती है, हम छोटे निवेशकों की हो सकती है। ये चाहते हैं कि मेरी कंपनी सही डायरेक्शन में रहे, इसीलिए इनको चाहिए कंपनी के वोटिंग राइट्स, कि जब वोट डले इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए तो मेरा वोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा शेयर होंगे तो वोट की वैल्यूएशन अपने आप ज्यादा हो जाएगी आपकी। तो 3 कारण होते हैं किसी भी निवेशक के, किसी भी इन्वेस्टर के, किसी भी पार्टिसिपेंट के, लाइक यू एंड मी, शेयर परचेज करने के। पहला कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा डिविडेंड्स, और तीसरा वोटिंग राइट्स। सो इस पूरे लेक्चर में हमने कुछ एजेंडास क्लियर किए, कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर किए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, एक कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? क्या कारण होते हैं कि उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है? व्हाई डज अ कंपनी नीड फंड्स? क्योंकि शेयर इशू करेगी तो पैसा आएगा, इस पैसे का करना क्या है? आप कोई भी 2 कारण बताइएगा मुझे, नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में मैं आपसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।